नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल KSRM 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे क्लास 8 के सभी भावी स्टूडेंट्स, आप सभी का आप बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज आपकी क्लासेस की कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान में हमारी दुनिया, जिसे आप लोग दूसरा नाम संसाधन एवं विकास के बुक के नाम से भी आप ये जानते हैं। तो आज का यह आप लोग का पहला वीडियो है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वो आयशा, जैनब, उम्मे कुलसूम, नाजिया, साहिदीन, अनश, अल्तमश, अनीस, जुल्करनैन, सलमान, रेहान, हशमती, रुकैया अंजुम, आप सभी सिफत, सभी छात्र छात्राओं का आपके इस YouTube में बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपने चैप्टर संसाधन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। तो चलिए देखते हैं। टोटल इस पहले चैप्टर को पढ़ने में हम 2 वीडियो लेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। तो 2 भाई हैं और बहन है, मोना और राजू अपने घर को साफ करने में अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा। जब सफाई कर रहे थे तो बहन बोलती है कि देखो ये सब सामान कितना हम लोग के लिए यूजफुल है। कपड़े हम लोग पहनते हैं, बर्तन में खाते हैं, भोजन बनता है, अनाज हम लोग खाते हैं, कंघा से यानी शर को संवारते हैं, शहद की बोतल, शहद हम लोग खाते हैं, किताब से हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अब अम्मा क्या जवाब देती है कि ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। चूंकि अम्मा जैसे ये मोना बोली कि ये सब के बारे में, तो अम्मा कहते कि सभी संसाधन है। तो राजू पूछता है कि मम्मी ये संसाधन है क्या। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको पता चल गया। यानी वो हर चीज जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करे वो क्या कहलाती है, संसाधन। जैसे ये पेंसिल अभी मुझे पढ़ाने में मदद कर रही है, ये पेंसिल आप मेरे लिए संसाधन हो गई। ये किताब मुझे आपको पढ़ाने में मदद कर रही है, ये किताब संसाधन हो गया। ये लाइट जिससे अच्छे से आप देख पा रहे थे, ये बिजली भी क्या हो गया, संसाधन। तो वह सभी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे, हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को करने में हमारी मदद करे, वो सभी क्या कहलाती है, संसाधन। आगे देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप अभी जहां बैठे हैं एक बार चारों तरफ देखिए जल्दी से और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण मतलब गौर कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। संसाधन कोई एक प्रकार के नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। स्वाभाविक है ये सब आपकी जरूरत को पूरी करता है कि नहीं करता है। पानी पीते हैं जब प्यास लगता है तो आपकी जरूरत को पूरा किया ना, तो पानी संसाधन हो गया। आप अभी घर में पढ़ाई करते हैं, मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल को चार्ज बिजली से करते हैं, तो ये बिजली भी आपके लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जी का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। तो सब कुछ जो भी जरूरत पूरा करे संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है। अच्छा, इन सब में एक जैसा क्या कॉमन है, आगे देखते हैं। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। इन सब का कहीं न कहीं प्रयोग आप करते हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब समझो, ये एक अच्छा पॉइंट है। कोई भी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता ही उसे एक संसाधन बनाती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात समझाता हूँ कि एक शर्ट है, एक क्या है, शर्ट है। अनस की लंबाई है 4 फीट और शर्ट जो है
वो है 3.5 फीट का। तो अब वो अनस को शर्ट कहीं से भी नहीं, क्योंकि अनस खुद है 4 फीट का, तो 3.5 का शर्ट, वो 3.5 फीट का अगर शर्ट पहनेगा तो पता चला कि शर्ट की लंबाई उसके एड़ी, घुटने के नीचे जो एड़ी होती है वहां तक पहुंच जाएगी। तो स्वाभाविक है कि वो शर्ट अनस के लिए यूजफुल नहीं है। तो ऐसे में वो शर्ट अनस के लिए संसाधन नहीं है। संसाधन वही है जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो, हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं, वही हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अब उदाहरण के लिए आयशा को करेला की सब्जी नहीं पसंद है, तो करेला की सब्जी आयशा के लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है। तो संसाधन उसी को माना जाएगा जो आपकी जरूरत को पूरा करे या आवश्यकता को पूरा करे। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से इसे मूल्य प्रदान करते हैं, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनता है, जब उन संसाधन का एक अपना मूल्य हो, एक अपना महत्व हो। जैसे अभी इस किताब का महत्व किसके लिए बताइए, तो 7वीं के बच्चे के लिए है नहीं ना, 8वीं के बच्चे के लिए न है, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल है। तो ये आपके लिए मूल्यवान चीज है, इसकी एक अपनी वैल्यू है। तो संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। अच्छा, अगर हम इस किताब को फाड़ दें तो आपको गुस्सा बढ़ेगा ना, क्योंकि आप इससे अभी पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व से है। मूल्य का मतलब पैसे वैसे नहीं, महत्व, इम्पोर्टेंस, जो अभी मैंने बताया ये कि किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। धातु मतलब जैसे सोना, चांदी, उसका एक कीमत होता है ना। लेकिन अब मान लो कहीं आप कोई चीज को देख रहे हैं, किसी बगीचे को, तो देखने के लिए, या गार्डन को, तो उसको देखने के लिए आपको कोई पैसे की तो आवश्यकता होती नहीं है। तो कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य के होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान भी हो सकते हैं, ये भी बात है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने को उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब देखो, जैसे पुराने जमाने में हमारी दादियाँ, नानियाँ, इनके अपने कुछ नुस्खे हुआ करते थे, जिनसे ये हमारे विभिन्न प्रकार के जीवन को सरल बनाते थे, लेकिन ये अभी मूल्यवान नहीं है। लेकिन अगर इनके इस तरीके को कोई कंपनी पेटेंट करवा लेती है। अच्छा, पेटेंट का क्या मतलब होता है समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेटेंट का मतलब, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को बनाया एक लड़की, जिसका नाम ले लेते हैं जैनब उम्मे कुलसूम। वो इस पेंसिल को बनाए, लेकिन वो बना के छोड़ दी। बाद में आयशा नाम की एक लड़की इस पेंसिल को भारत सरकार के पास ले गई सबसे पहले, और कही कि महोदय, सबसे पहले मैं इसे लाई हूँ, तो मैं इसका पेटेंट कराना चाहती हूँ, अर्थात मैं अब से इसकी मालकिन हूँ। तो चूंकि भारत सरकार के पास पहले कौन आई है, तो आयशा आई है, जबकि बनाई थी जैनब उम्मे कुलसूम, लेकिन आयशा बनाई है। तो अब से इस पेंसिल का मालिकाना हक किसके पास होगा, तो मालिकाना हक आयशा के पास होगा, न कि जैनब उम्मे कुलसूम। तो पेटेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज पर अपना एकाधिकार, अगर आप कोई नया खोज करते हैं तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं भारत सरकार में रजिस्टर। तो अब आपके इस सामान का आपके पूछे बगैर कोई भी इसको न बना सकता है, न बेच सकता है, न इसका यूज कर सकता है। ये पेटेंट का मतलब होता है। तो इन पूरे पेज में जो हमने संक्षेप में एक बार समझते हैं कि क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले संसाधन क्या है ये पढ़ा, तो जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। संसाधन हमारे लिए क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। और फिर हमने देखा कि कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य के रूप में मूल्यवान होते हैं, कुछ आर्थिक मूल्य के रूप में मूल्यवान नहीं होते हैं। और आखिरी हमने देखा कि पुराने दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, अगर कोई कंपनी उसको पेटेंट करा ले तो वो मूल्यवान हो जाते हैं। और पेटेंट का मतलब हमने बताया कि किसी भी चीज का मालिकाना हक जिसके पास होता है वो उसका पेटेंट कराते हैं।
क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोलॉजी, यानी समय, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो यहाँ प्रौद्योगिकी का मतलब भी बताया कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी। अच्छा जैसे देखिए समझिए, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या है? आप मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है? प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से ना देख पा रहे हैं। अच्छा ये किताब में ये जो लिखा हुआ है ये किसकी वजह से? एक तो है कि हाथ से लिखिए, कितना समय लगता, लेकिन आप प्रौद्योगिकी की वजह से ये देखिए कितना सुंदर लिखावट के साथ सारा लिखा हुआ रहता है। तो ये भी क्या है? प्रौद्योगिकी। तो समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे इंपॉर्टेंट है जो किसी भी संसाधन, किसी भी पदार्थ को क्या में बदल देते हैं? संसाधन में बदल देते हैं, क्योंकि वो संसाधन काफी यूजफुल हो जाता है। अच्छा जैसे देखिए, आज से लाखों साल पहले जो लकड़ी, जानवर, ये सब पृथ्वी के अंदर दब गए थे, आज वही लकड़ी, जानवर के अवशेष, मनुष्य के अवशेष क्या बन गए हैं? कोयला। तो यही चीज समय, तो समय और टेक्नोलॉजी दो ऐसा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी पदार्थ को क्या बदल देता है? संसाधन में। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, दोनों लोगों की जरूरत है। अच्छा समय, आज आप भी अपने ऊपर अगर समय देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो एक दिन हो सकता है आप भी टीचर बन सकते हैं, आप भी ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप भी किसी न किसी लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, तो आप एक क्या बन जाएंगे? संसाधन बन जाएंगे। इसलिए समय और प्रौद्योगिकी तो ऐसे महत्वपूर्ण है, कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को क्या बना देते हैं? संसाधन। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग भी क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। अच्छा बताइए, अभी मैं आपकी जरूरत को पूरा कर रहा हूँ, आपको इस विषय को अच्छे से पढ़ना था, इसके बारे में जानकारी लेनी थी ना? तो क्या मैं एक खुद संसाधन नहीं हूँ? मैं आपकी जरूरत को नहीं पूरा कर रहा हूँ? इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये लोगों का अपना ज्ञान ही है जो किसी भी चीज को संसाधन बनाते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार हुए, यानी कोई भी एक खोज सिर्फ एक खोज तक सीमित नहीं रहती है, उससे बहुत सारा नया नया खोज होता है। आग का आविष्कार हुआ, उस आग के आविष्कार ने कितने नए आविष्कार को जन्म दे दिया। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, देखो सिर्फ आग का खोज हुआ तो उससे कितना खाना बनाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जबकि पहिए का आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधि का पहिया का आविष्कार हुआ, तो लोग अब उसको एक जगह से दूसरी जगह उस पहिए के सहारे गाड़ी बना के बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत यानी जल विद्युत, पानी से विद्युत बनाना, तो कितना महत्वपूर्ण बात हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन को मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा खुद मानव भी। संसाधन कितने प्रकार के प्यारे स्टूडेंट्स हो गए? 3 प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन को, और बस आज हम लोग यही प्राकृतिक संसाधन पूरा पढ़ लेंगे। अगले क्लास में मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते प्यारे स्टूडेंट्स? प्रकृति से, नेचर से, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हम लोग वायु है ना, सांस लेते हैं ना, तो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है ना, और वायु कहाँ? प्रकृति से मिल रहा है ना, तो वायु कैसा संसाधन हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। नदी, नदी का प्रयोग हम लोग नहाने में, कपड़ा खींचने में, जानवर नहाने में,
इसके अलावा उससे सिंचाई करने में यूज करते हैं ना, हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है ना। और ये प्रकृति के द्वारा दिया गया ना, तो नदी भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन बड़ा सिंपल है, जो संसाधन किससे प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, और तो उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो वायु हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, अरे इसी मिट्टी पे तो हम लोग खेती करते हैं, इसी मिट्टी पे तो हम लोग रहते हैं, हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। खनिज, खनिज में आपका सब कुछ आ गया, सोना चांदी तांबा लोहा एल्यूमिनियम सब कुछ आ गया, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क मतलब फ्री में हमेशा मिलता है। हवा पैसा लेके मिलता है, बताइए, आप सांस लेते हैं तो उस पर पैसा भी लगता है, निःशुल्क है कि नहीं, फ्री में है। और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे हवा पानी, ये सब सीधे उपयोग में। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ ऐसे जैसे खनिजे हो गया, नीचे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा, ये सब है, तो उसको हम अपने यूज के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की, औजार की, तभी हम उसका यूज कर पाते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया है, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। समझ में आ रहा है? संसाधन तीन तरह का, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। फिर हमने देखा प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, अब देखिए नवीकरणीय क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। यानी सिंपल समझिए, नवीकरणीय यानी जो कभी समाप्त नहीं हो, नया हमेशा पर उपस्थित रहे, वैसा संसाधन जो समाप्त जल्द हो ही नहीं, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, अरे सौर ऊर्जा समझते ना, सोलर प्लेट जो लगता है, तो आप बताइए हमको, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है वो कभी खत्म होगी? पवन ऊर्जा, हवा से जो ऊर्जा बनती है, तो बताइए हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो नवीकरणीय संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से उपयोग करके भंडार को प्रभावित किया जा सकता है। अब देखिए, जले लगातार हम नीचे से निकाल रहे, तो उससे स्वाभाविक के प्रभाव पड़ेगा। मिट्टी, हम लोग मिट्टी का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका अपक्षय हो रहा है, ये जब आगे सीखेंगे समझेंगे। तो हम लोग कहीं न कहीं प्राकृतिक संसाधन में भी, जो हम लोग को प्रकृति के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में दिया गया है, तो उसमें से कुछ का हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा, थोड़ा छूट गया यहाँ पे। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल कैसा है? नवीकरणीय संसाधन, यानी काफी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन आज फिर भी पूरी दुनिया इसकी समस्या से जूझ रही है। अनवीकरणीय संसाधन कौन है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी जो सीमित है, यानी एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उसको आप आसानी से हासिल नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने में, फिर से प्राप्त होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, और यह बहुत अधिक अवधि होती है। बहुत लंबा समय, 1000 साल, कोई छोटा मोटा साल तो है नहीं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अच्छा, कोयला जानते हैं ना, अनवीकरणीय है कि एक बार खत्म हो गया, कोयला को बनने में ही लाखों करोड़ों साल लगता है। आप सोचिए, एक बार कोयला खत्म हो गया, लाखों करोड़ों साल बाद ही हमको वो कोयला मिल पाएगा। तो ये सब अनवीकरणीय संसाधनों के कारण है। अब एक यहाँ पर और, अच्छा, ये तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय का। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन समझ लो ना, जैसे जल, हवा, खनिज, तो ये सब प्राकृतिक संसाधनों के वितरण मतलब जो मिलते हैं, वह भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। यानी अब देखो, कहीं का कैसा भूभाग है, अगर कोई पठार क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ खनिज अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई मरुस्थल है, मैदानी इलाका है, वहाँ आपको खनिज नहीं मिलता है उतनी मात्रा में,
इसलिए तो झारखंड में कोयला वगैरह सब आपको काफ़ी अधिक मात्रा में अन्य प्रकार के खनिज मिलते हैं। बिहार में मिलता है, बिहार में पठार वगैरह सब नहीं है ना, इसी वजह से यहाँ पर इस चीज़ की आपको अलगता देखने को मिलती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने का, और पृथ्वी में सब जगह तो एक जैसा स्थिति नहीं है, कहीं की जलवायु कुछ है, कहीं की जलवायु कुछ है, कहीं पहाड़ी है तो कहीं मैदानी है, कहीं रेगिस्तान है, तो सब जगह का तो अलग अलग स्थिति विभिन्नता है। तो इसी कारण यहाँ संसाधनों का क्या वितरण असमान है, यानी एक जैसा संसाधन पूरी दुनिया में नहीं है। कहीं पर खूब ज़्यादा संसाधन है तो कहीं पर संसाधन है ही नहीं, कहीं पर बहुत कम है, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास 8 के। अब हम लोग अगली क्लासेस में मानव निर्मित संसाधन से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का ये भाग और यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा दूसरे भाग में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का हम तहे दिल से एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और यूँ ही अपना प्यार भरा साथ बनाए रखिए और जन्म में खुश हो, जागते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू। अच्छा, श्वेता बहुत गुस्सा आ गई है, सॉरी। श्वेता कह रही कि सर सबका नाम लिए पर मेरा नाम नहीं लिए। श्वेता जी आपका भी नाम ले लिए, खुश, गुस्सा नहीं करना है। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा आप कह सकते हैं अभिनंदन। आप अच्छे से इसी तरह से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे।